एवरीवन, मैं हूँ आस्था और स्वागत करती हूँ आप सभी का अड्डा 24/7 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे गांधी एरा। तो जो गांधी एरा का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, वो था 1915 से लेके 1948 तक का था। ठीक है, अब गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा, कब है 2 अक्टूबर। कब हुआ था इनका जन्म? 1869 को। ठीक है, इनका पूरा नाम भी पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पोरबंदर पे। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। अच्छा, फिर गांधी जी की पढ़ाई लिखाई जो भी हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि गांधी जी बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करते थे। तो उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और वो वकालत करने के लिए, वहां सीखने के लिए कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका से इंडिया कब वापस आते हैं? 1915 में आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? 1915 में। तो आपको पता है 1915 में जब गांधी जी इंडिया आते हैं, उससे पहले अंग्रेजों को लेके उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो मतलब वो सोचते हैं कि अंग्रेज कैसे थे, तो उनको लगता था उससे पहले उनको लगता था कि अंग्रेज पे वो भरोसा कर सकते थे। उनको लगता था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अगर हम उनके साथ चलेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो वो हमें कहीं ना कहीं जो है सेल्फ गवर्नमेंट की परमिशन दे देंगे, ऐसा उनको लगता था। तो देखिए, गांधी जी का जो नजरिया है 1915 में कुछ और था अंग्रेजों को लेके, और 1942 तक आते आते वो पूरे टोटल रिबेलियन हो गए थे। वो उन्होंने बोला 1915 में उनका क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसमें वो भारतीय लोगों की भर्ती कराते थे ब्रिटिश आर्मी में। क्या कराते थे? भारतीय लोगों की ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कराते थे। इसके लिए उनको रिक्रूटिंग सर्जेंट भी कहा गया, यानी कि भर्ती कराने वाला सेना में। लेकिन 1942 आते आते गांधी जी पूरे रिबेलियन हो गए। बताओ। और उन्होंने पूर्ण आजादी की मांग की कि अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए। और उन्होंने नारा लगाया था क्विट इंडिया, यानी कि भारत छोड़ो का और करो या मरो का। देखा गांधी जी की पर्सनालिटी 1915 में क्या थी, अंग्रेजों को लेकर वो क्या सोचते थे। 1942 आते आते पूरी चेंज हो गई थी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे गांधी जी इंडिया में कब आए थे। गांधी जी कब आए थे? 1915 में आए थे। और 1916 में जो उनके गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके गुरु रहते हैं, पॉलिटिकल जो गुरु रहते हैं, कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। वो उनको बोलते हैं कि पहले तुम जाओ, जाके 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, तुम देखो कि भारत की स्थिति क्या है, वहां के लोगों की, हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, सारी चीजों को जानो, तब तो तुम पॉलिटिक्स में जाओगे। भाई जब हम जानेंगे ही नहीं कि चल क्या रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। तो भारत में आने के बाद महात्मा गांधी 1916 में 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और 1917 से वो आंदोलन करते हैं। 1917 में उनका पहला आंदोलन होता है। 1917 से 18 के बीच में उनको 3 प्रमुख आंदोलन है, जो मेन आंदोलन है 1917 से 18 के बीच में है। तो पहला कौन सा है वो देख लो। पहला था चंपारण का आंदोलन। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार में चंपारण पड़ता है। और पहला आंदोलन हुआ था 1917 में। अब आंदोलन का मेन इशू क्या था? तो उसका मेन इशू था, जो रीजन था, वो नील की खेती और तीन कटिया प्रणाली था। क्या था? नील की खेती और 3 कटिया सिस्टम को लेके लोगों ने विद्रोह किया था। उसका मेन रीजन ये था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो चंपारण के लोग हैं वहां से उनसे उन्होंने समझौता किया था कि तुम अपने खेत के, मान लो आपके पास 20, मतलब खेत के 20 भाग है, उसमें से तुम 3 भाग में नील की खेती करके हमें दोगे। सब चल रहा था अच्छा खासा। लेकिन जब इसका रिजल्ट ये आया कि जिस खेत में, मतलब जिस खेत के भाग में नील की खेती हो जाती थी, 2 साल बाद वो खेत बंजर हो जाता था, वो किसी लायक नहीं रहता था। तो मान लो आपके पास 20 भाग है खेत का, आपने 3 भाग में एक बार कर लिया, फिर 2 साल बाद 3 भाग में, 2 साल बाद 3 भाग में, ऐसे करके तो पूरी खेत चली जाएगी ना। तो लोगों ने विद्रोह किया। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने बोला फिर तुम पेनाल्टी दो, फिर तुम जुर्माना दो, अगर तुम नहीं भर सकते, तुम नहीं करोगे तो तुम जुर्माना दो, क्योंकि तुमने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसके लिए राजकुमार जो शुक्ला थे, कौन थे? राजकुमार शुक्ल जो थे वो बुलाए थे महात्मा गांधी को। ठीक है, कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया कि आप आइए और हमारे लिए आवाज उठाइए, लड़िए कि अब बापू आप ही कुछ कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी आए और तब हुआ था पहला सिविल डिसओबीडियंस।
पहला सिविल डिसओबीडियंस तभी हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है विरोध करना। मतलब जो ब्रिटिश जो रूल लेके आई थी वो बोल रही थी कि तुम नील की खेती करो, गांधी जी ने बोला भाई हम नहीं करेंगे नील की खेती, हम आपकी चीजों का विरोध करते हैं, तो पहला सिविल डिसओबीडियंस तभी हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा, और ये जो आंदोलन है वो सफल रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब फिर मान गई कि हाँ हम नील की खेती, अपने अपने जो जमीनें थी वो लोगों को मिल गई। 25% पेनाल्टी भी मिला था। कितना मिला था? 25% मिला था, इसमें किसानों को इन्होंने दिलवाया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है अहमदाबाद मिल, 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल का जो क्या सीन था, उसका स्ट्राइक का मेन रीजन ये था प्लेग बोनस। अहमदाबाद में 1917 से 18 तक के बीच में प्लेग फैला था। क्या फैला था? प्लेग बीमारी। तो वहां के जो मिल थे, मिल के जो मालिक थे, उन्होंने प्लेग बोनस के नाम पे 70 से 75% सैलरी बढ़ा दी थी किसान मतलब मजदूरों की, ताकि वो घर ना जाए, काम छोड़ के घर ना जाए। और जब प्लेग खत्म हो गया तो फिर वो बोनस बंद कर दिया। तब मजदूरों ने भाई बोला कि मुझे चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है महामारी के बाद। अब तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी आपको, 50% सैलरी बढ़ाओ, हमारी जितनी सैलरी है उसकी 50% बढ़ाओ। मिल के मालिक ने बोला भाई जब प्लेग था तब हम देते थे, अब क्यों दे, अब क्यों दे? तो उन्होंने मजदूरों ने बोला, फिर महात्मा गांधी को बुला लिया कि चलो बापू चलो, वहां पे तुम्हारी जरूरत है। तो ऐसा हुआ था, फिर यहाँ पे आए थे महात्मा गांधी। कहाँ आए थे? मिल, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे भी कौन आया था? महात्मा गांधी 1918 में आए थे। और पहली बार भूख हड़ताल यही किया था। पहली बार भूख हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद मिल आंदोलन में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। और फिर 35% किसानों को, जो वहां के मजदूर थे उनको 35% बोनस भी दिलवाया था। कितना दिलवाया था? 35%। ये भी इनका सफल आंदोलन रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं खेड़ा में ही, जो गुजरात में ही पड़ता है, 1918 में वहां पे भी होता है आंदोलन होता है। वहां भी बापू जाते हैं, क्योंकि बापू तब किसान के जो अध्यक्ष नेता वैसे रहते हैं, ठीक है। उसमें उस टाइम क्या, उसका मेन इशू क्या था कि जो फसल उस साल खराब हो गई थी, फसल खराब हो गई थी, और ब्रिटिश की जो सरकार है वो अपना टैक्स मांग रही थी। वो मांग रही थी कि तुम या तो फसल दो या तो टैक्स दो। तो किसान बोले कि हम टैक्स नहीं भर पाएंगे क्योंकि इस साल तो फसल खराब है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ठहरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको तो चाहिए था, तो चाहिए था। तो बापू आए थे और उन्होंने बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे, कोई भी कर नहीं देगा, क्योंकि इस साल फसल बहुत खराब है। और तब हुआ था पहला नॉन कॉपरेशन, यानी कि पहला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मीन्स होता है कि हम आपकी चीजों से सहमत नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं, शांतिपूर्ण हम इसका विरोध करते हैं, हम आपकी चीजों से सहमत नहीं, आपको जो करना है वो कर लो, मतलब इस टाइप की चीजें मान लो, ठीक है। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स जो था वो सस्पेंड करना पड़ा एट द एंड रिजल्ट में। ये देख लिया हमने 1917, 1918 और फिर 1918 में ही खेड़ा का। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछते हैं आपके, ठीक है। अब आगे देखो, महात्मा गांधी आते हैं 1914 से 1915, मतलब 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। और वर्ल्ड वॉर कब हो रहा होता है? 1914 से लेके 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ रहता है, जो 1918 में खत्म होता है, याद है ना। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, उस टाइम अंग्रेजों का साथ दिया था महात्मा गांधी ने। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि महात्मा गांधी का क्या काम था कि वो जैसे इंडियन लोगों को देखते थे उसको ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कराते थे। अरे तुम तो नौजवान, चलो चलो भर्ती हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी काम की नहीं हो, सेना में भर्ती हो। तो महात्मा गांधी का ये तब काम करते, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश की अगर वो हेल्प करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो उनको सेल्फ गवर्नमेंट का परमिशन मिल जाएगा। पर लेकिन ये सेल्फ रूल के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। और फिर ब्रिटिश लेके आई 1919 में रॉलेट एक्ट। क्या लेके आई? रॉलेट एक्ट लेके आई, काला कानून। कब लेके आई थी? 1919 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये था, बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील, बिना दलील और बिना, हाँ हो तो गया, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, तीन चीजें इसमें अलाउ नहीं थी। यानी कि अगर ब्रिटिश को शक हुआ कि कोई व्यक्ति इंडिया में कोई भी उसके खिलाफ साजिश सोच भी रहा है,
तो उसको 2 साल की सजा, बिना वकील के, बिना अपील के, बिना दलील के, मतलब कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील भी नहीं कर सकता, उसको 2 साल की सजा सुना दी जाएगी। ठीक है, इसका लोगों ने बहुत ही ज्यादा विद्रोह किया था, लोगों ने इसका भरपूर विद्रोह किया कि भाई ये कौन सा रूल है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मान लो किसी को शक के, किसी पे शक है कि भाई तुम गलत हो, तो इसके लिए तुम ऐसा कर सकते हो, और उस पर ना वकील कर सकता है, ना अपील कर सकता है, ना दलील कर सकता है, ये तो गलत है ना। इसका लोगों ने विद्रोह भी किया था। फिर होता है क्या, 13 अप्रैल 1919 में होता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसमें ये होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग बैठ के, बैसाखी का दिन था, शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग बैठ के वहां पे आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन कोई हिंसा वाली चीजें नहीं हो रही, सब शांत से थे। फिर उसमें आया जनरल डायर और उसने उस पे गोलियां चलवा दी, हजारों लाखों लोग मारे गए, गोलियां से तो मारे गए थे, और जब गोलियां चली तो भगदड़ मच गई, लोग कुचल कुचल के मरे थे उसमें, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक मेन गेट था, उसको जनरल डायर ने बंद करवा दिया और वहां पे खड़े होकर पूरी गोलियां चलवा दी थी। इसलिए उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है, किसकी उपाधि मिलती है, नाइटहुड की उपाधि मिली रहती है, वो अपनी उपाधि त्याग देते हैं। और गांधी जी को भी जो केसरी हिंद की उपाधि मिली रहती है, ब्रिटिश ने ही दिया होता है, नाइटहुड की उपाधि भी ब्रिटिश दी रहती है, केसरी हिंद की उपाधि भी महात्मा गांधी को ब्रिटिश ने ही दिया था, वो भी ये त्याग देते हैं। ठीक है, उसके बाद से तो 1919 में ये रॉलेट एक्ट आया। फिर हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कब हुआ, 1920 में हुआ, 1920 में आया असहयोग आंदोलन। कारण तो आपने देखा, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, दूसरा था ये खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में जो इस्लामिक धर्म के लोग थे, वो लोग इसका विद्रोह कर रहे थे। गांधी जी को इन दोनों का, मतलब जलियांवाला बाग से लोग नाराज थे, उसका सहयोग गांधी जी को मिल ही गया, गांधी जी ने भी उसमें सपोर्ट किया था। और फिर खिलाफत मूवमेंट में भी क्या हुआ था, तुर्की का, कहाँ का, रुक जाओ, तुर्की का सुल्तान था, तुर्की का सुल्तान था, सुल्तान का नाम क्या था, खलीफा। ठीक है, इसको इस्लाम धर्म के लोग मसीहा की तरह मानते थे, मसीहा की तरह मानते थे, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इसकी पावर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कम कर दी थी। तो उन लोगों को लगा, जो इसको मानते थे, कि भाई अब तो मतलब इसकी तो रक्षा करनी पड़ेगी, वरना इसको तो हटा दिया जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट निकला था। कौन सा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इसीलिए निकला था। उसमें भी गांधी जी ने सहयोग कर दिया था। गांधी जी ने देखा कि जहां जलियांवाला बाग भी हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, खिलाफत मूवमेंट भी अंग्रेजों के खिलाफ, तो सबको मिला के, सब आपस में मिलजुल के असहयोग आंदोलन में सबका पार्टिसिपेट मिला था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने मिलकर इसका भरपूर सहयोग किया था। अब उसमें बहिष्कार में लोगों ने किया कि असहयोग आंदोलन में लोगों ने विदेशी कपड़े को जला दिया, विदेशी कपड़े को जलाया, सरकारी स्कूल, नौकरियां, वकालत, सारी चीजों का बॉयकॉट कर दिया कि हमें तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, तुम रख लो। फिर उन्होंने स्वदेशी अपनाया, स्वदेशी अपनाया मतलब प्रतीक उसका क्या था, चरखा था। असहयोग आंदोलन का जो सिंबल था वो चरखा था, और लोगों के घरों में 20,000 से ज्यादा चरखे बंटवाए गए थे, और सूती के कपड़े, खादी के कपड़े लोग खुद बना रहे थे, ताकि हम स्वदेशी अपनाएं और विदेशी को छोड़ दें। ठीक है, एक फंड बनाया गया था, उसका नाम है तिलक स्वराज फंड, जो बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के बाद उनके नाम पे चलाया गया था। उसमें कम से कम 1 करोड़ से भी अधिक रुपए जमा हुए थे इस आंदोलन के लिए। ठीक, 1920 में तो चल रहा था वो। उसके बाद होता है आंदोलन की वापसी कैसे हो जाती है, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड में ये होता है कि यूपी के एक चौरी चौरा गांव में, यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। कौन जलाता है, जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन्हीं में से एक झुंड आता है और गुस्से में आके पुलिस स्टेशन को जला, जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है। देखो, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, उसमें 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और गांधी जी फिर अपना आंदोलन वापस ले लेते, क्योंकि गांधी जी ठहरे अहिंसा प्रेम, मतलब उनको अहिंसा
वो ठहरे अहिंसा प्रिय, वो उनका हिंसा से कोई मतलब नहीं था। उनको फिर लगा कि अभी हमारे लोग तैयार नहीं है, अभी हमारे लोग तैयार नहीं है कि वो बिना किसी हिंसा के आंदोलन कर सके। इसके लिए उन्होंने अपना आंदोलन जो ये था उसको बंद कर दिया, वापस ले लिया। फिर आया साइमन कमीशन जो आया था 1927 से 28 के बीच में। ये एक जांच कमीशन था जो 1919 के एक्ट के जांच के लिए आया था, लेकिन इसका लोगों ने विद्रोह किया क्योंकि इसमें 7 लोगों, मतलब ये आयोग जो था वो 7 मेंबर से बना हुआ था और सातों के सातों ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ये जितने भी मेंबर में जो कमीशन, मतलब जो साइमन कमीशन के जो मेंबर थे वो सातों ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन उसमें से नहीं था। तो पूरे देश में इसका नारा लगा था साइमन गो बैक का, साइमन गो बैक का नारा लगा। और इसी में जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, इसी में लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय जो हैं वो घायल हो जाते हैं। कौन घायल होता है? लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी का बदला लेते हैं भगत सिंह और राजगुरु, ठीक है। उसके बाद आता है डांडी मार्च और पहला सिविल डिसओबीडियंस होता है राज्य स्तर पे। वो तो हमने जो देखा था वो तो एक गांव में छोटा सा मान लो वो हुआ था, लेकिन ये जो होता है वो पूरे राज्य स्तर पे पहला सबसे बड़ा सिविल ओबीडियंस होता है। और डांडी मार्च क्या होता है ये देख रहे हैं आप, साबरमती आश्रम 1930 में 12 मार्च साबरमती आश्रम से निकलते हैं बापू और जाते हैं 6 अप्रैल को डांडी। डांडी जाके उन्होंने बनाया सॉल्ट, क्या बनाया? सॉल्ट बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। इसमें क्या था, दांडी मार्च इसलिए निकाला था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उन्होंने नमक तक पे टैक्स लगा दिया था। उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल लोग हैं वो नमक नहीं बनाएंगे हमारे बिना परमिशन से, हमसे बिना पूछे नमक तक आप नहीं बना सकते। भाई नमक ऐसा चीज है जो गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, सबको चाहिए। नमक जैसी चीजों पे कौन टैक्स लगाता है यार? और ब्रिटिश ने उससे वही किया था, नमक पे भी टैक्स लगा दिया था गरीबों, और महंगाई भी बहुत मतलब चरम सीमा पे थी, इसलिए लोगों ने विद्रोह किया था। और गांधी जी को मिला के इनके साथ पूरे 79 लोग, मतलब साबरमती से डांडी तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 80 लोग मान लो, अप्रॉक्स 79 कंफर्म है, इतने लोगों ने इनके पीछे पीछे शामिल हो गए इसमें, ठीक है। और डांडी मार्च एक पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी, इसमें सरोजनी नायडू भी शामिल हुई थी। कौन हुआ था? सरोजनी नायडू भी इसमें शामिल हुई थी। इससे पहले आंदोलन में ज्यादा महिलाओं का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, ठीक। 12 मार्च को ये साबरमती से निकले और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे, वहां नमक बनाया और कानून को तोड़ दिया और हो गया सिविल डिसोबीडियंस। यानी कि हम आपके कानून को नहीं मानते, हम आपका कानून तोड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा काम, ठीक है। उसके बाद होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो एक ही है, ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखो क्या होता है, ये तय होता है कि लंदन जाके भारत के लिए बनेगा संविधान का बैठक होगा। कहाँ होगा? लंदन के लिए, भारत का संविधान का बैठक होगा लंदन में, ठीक है। तो पहली बारी जो 1931 में होता है, जो 1931 में 2 होता है ना राउंड टेबल, एक में तो गांधी जी नहीं जाते, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार भी कर दिया होता है, फिर इरविन आता है, कुछ समझौते होते हैं और गांधी जी जाते हैं वहां पे। किस जहाज से जाते हैं? SS राजपूताना जहाज से जाते हैं लंदन, ठीक है, वहां जाते हैं और फिर वहां से खाली हाथ वापस आते हैं, क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रोड की वजह से जो वहां पे रखा गया था उसकी वजह से वो बहुत नाराज हुए रहते हैं। सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या होता है? उसमें ये था, उसमें यहाँ पे ये रखा गया था कि जो एक जाति के लोग हैं, मान लो कोई जाति है, वहां से अगर कोई इलेक्शन में उठ रहा है तो सिर्फ उसी जाति के लोग उसको वोट देंगे। तो गांधी जी ने बोला कि ऐसे तो हिंदू में बंटवारा हो जाएगा, गांधी जी ने बोला ऐसे हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधी जी निराश होकर वहां से वापस आ गए थे। और जो चर्चिल था, इन्होंने गांधी जी पे टिप्पणी किया था कि ये हाफ नेक्ड फकीर हैं, यानी कि अर्धनग्न फकीर हैं गांधी जी। किसने कहा था? चर्चिल ने टिप्पणी दिया था। फिर पूना पैक्ट होता है, आपको पता है 3 होता है ना ये राउंड टेबल सम्मेलन। थर्ड होता है 1932 में। कब होता है? 1932 में होता है, लेकिन ये भी सफल नहीं होता, इसका भी लोगों ने बहिष्कार कर दिया होता। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है जिसमें गांधी जी शामिल होते हैं, 1931 में होता है, ठीक है। इरविन और गांधी जी के बीच होता है। किसके बीच होता है? इरविन और वायसराय था ना वो, इरविन
और गांधी जी, ठीक है। फिर आता है पूना पैक्ट, जो कि होता है 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में होता है। इसमें गांधी जी यरवदा जेल में बैठ के अनशन कर रहे होते हैं। कहाँ कर रहे होते हैं? यरवदा जेल में बैठ के अनशन कर रहे होते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो और गांधी जी के बीच होता है पूना पैक्ट समझौता, और फिर आता है रिजर्व इलेक्टोरेट, ठीक है, उसके लिए मान जाते हैं। और तभी गांधी जी ने दलितों के लिए जो विधानसभा में सीट है उसको बढ़ा दिया था, और दलितों को हरिजन का नाम दिया था। क्या दिया था? हरिजन का नाम दिया था, और एक हरिजन पत्रिका भी लेके आए थे। कौन सी पत्रिका? रुक जाओ, अरे हैंडराइटिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, संभाल लेना, ठीक है, अच्छी हो जाएगी अगर ना समझ में आए तुम्हें तो। हरिजन पत्रिका गांधी जी लेके आते हैं, ठीक है। हरिजन पत्रिका को पता चल गया गांधी जी के द्वारा आता है। उसके बाद फिर एक ट्विस्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था? गांधी जी सबका सर्जेंट बने हुए थे, ब्रिटिश का इंडियन लोगों को भर्ती करा रहे थे। सेम हुआ फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी उस टाइम का जो वाइस राय था लॉर्ड लिनलिथगो, वो बिना पूछे भारतीय लोगों से कि भाई तुम्हें जाना है कि नहीं, उन्होंने बोल दिया वर्ल्ड वॉर कि इंडियन लोग की भी उसमें जो है वो भागीदारी होगी, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसका लोगों ने बहुत विद्रोह किया था कि भाई कैसे, हमसे बिना पूछे तुम कैसे हाँ बोल दिए। इसके लिए आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था कि ताकि वो आया इंडिया, और उसने बोला कि मतलब वो लोगों को तैयार करे, मनाए कि वो आके लड़े वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, इंडिया वाले भी पार्टिसिपेट करे। लेकिन सबने बहुत ही बहिष्कार किया इसका, और कांग्रेस के लोगों ने तो इस्तीफा भी दे दिया था, इस्तीफा भी दे दिया था। और गांधी जी ने कहा कि ये जो है वो बीते समय का चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक। क्यों कहा था? क्योंकि पिछला वाला याद है, गांधी जी इस चक्कर में उनकी हेल्प कर रहे थे ताकि हमें सेल्फ गवर्नमेंट रूल का दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और इस टाइम लोगों ने अपनी कुछ मांगे रखी थी जिसको इन्होंने नहीं कंप्लीट किया, जिसमें से एक था तुरंत हमें तुरंत की तुरंत आजादी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। इसलिए क्रिप्स मिशन आया और खाली हाथ वापस भी चला गया था ये। फिर आया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने नारा लगाया है या करो या मरो। अब कोई ऑप्शन है, या तो तुम करो या मरो, ठीक है। और 8 अगस्त को, कब? 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, जो कि मुंबई में है, ग्वालियर टैंक एक फील्ड है, मैदान है, वहां सारे लोग बैठ के विद्रोह करने लगे, ठीक है। वहीं पे नारा लगाया गांधी जी ने, करो या मरो का स्लोगन वहीं पे दिया था। और फिर अगले ही दिन 8 अगस्त को जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 9 अगस्त को गांधी जी समेत सारे बड़े नेताओं को आगा खां पैलेस में बंदी बना लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है 15 अगस्त 1947। क्या आता है? 15 अगस्त 1947 फाइनली भारत आजाद हो जाता है। माउंट बेटन प्लान जो था उसके तहत भारत को आजादी मिल जाती है, लेकिन सेपरेशन भी होता है, इंडिया पाकिस्तान बट जाता है। इससे गांधी जी बहुत ही उदास रहते हैं, क्योंकि इसे भाई इंडिया पाकिस्तान जिस टाइम बंटवारा हुआ तो उस टाइम काफी लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। कुछ लोगों तो भाई सुबह आंख खोलो पता चला तुम्हारे बाप भाई माँ बाप किसी दूसरे देश में चले गए जो अब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। कितने लोग बिछड़े थे एक दूसरे से। इसके लिए गांधी जी काफी उदास थे। इन्होंने विद्रोह भी किया था लेकिन पार्टीशन हो गया। और फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसको लगता था कि जब पार्टीशन हुआ तो महात्मा गांधी जो थे वो मुस्लिमों के साइड से ज्यादा उनका पक्ष ले रहे थे। ऐसे गोडसे की अपनी थिंकिंग थी, तो उसने भाई उसकी पर्सनल थिंकिंग जो भी थी, 30 जनवरी को उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और फिर इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं, याद कर लो पेपर में आएगा, ठीक है। याद हो गया? समझ में आया? हाँ बोलो हाँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना।